IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, विकास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महात्मा गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था, कितने आश्रम बनाए थे, गांधी को कौन सी उपाधियां दी गई थी, हम सबकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा रोलेट एक्ट की चर्चा हम लोग करेंगे और जलियांवाला बाग हत्याकांड की चर्चा करेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का गांधीवादी चरण देखेंगे। इसकी शुरुआत कब होती है तो 1915 से लेकर के हमें इसको देखना है। कब तक इसको देखना है? हमें 1947 तक। इस चरण में हम सारी इतिहास की घटनाओं को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी का परिचय और विचारधारा से इसको शुरू करेंगे। गांधी का क्या रोल था, गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या काम किया है, सबको हमें यहाँ अच्छे से देखना है। हम लोग महात्मा गांधी के परिचय से शुरू करेंगे और उन्होंने कौन कौन सी उनको उपाधि मिली थी, उन्होंने कौन कौन सा आंदोलन किया था, सबको देखेंगे। तो महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा सत्याग्रह के साधनों से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशाल जन आंदोलन को आरंभ किया, जिसकी जो है परिणति भारत की स्वतंत्रता से हुई है। तो उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया। उन्होंने सबसे पहले जो है किसकी बात किया था? सत्य अहिंसा और सत्याग्रह, यही गांधी के प्रमुख साधन थे। इसको अच्छे से याद रखना कि गांधी के साधन कौन कौन से थे। सत्य अहिंसा और सत्याग्रह थे। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लिखा है इनका पूरा नाम क्या है तो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। पिता पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान करमचंद गांधी थे। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के पिता कहाँ के दीवान थे, और दीवान का मतलब होता है वित्त मंत्री होता है। तो बीकानेर, राजकोट और पोरबंदर के वो दीवान थे। माता पुतली बाई थी, आध्यात्मिक महिला थी। विवाह इनका 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। 1882 में। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था कि इनका विवाह कब हुआ था। ठीक है। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। जमनालाल बजाज को इन्होंने 5वां पुत्र कहकर उन्हें पुकारा था, गोद ले रखा था। इनको शिक्षा कहाँ हुई थी? राजकोट में आरंभिक, जबकि लंदन में 1889 से लेकर के 91 तक इन्होंने वकालत की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि लंदन में गांधी ने वकालत कब से कब की थी, तो आपको ये जो है ईयर आपको याद रखना है। उन्होंने बैरिस्टर की जो है वहाँ पे जाकर के पढ़ाई की थी, वकालत किया था। कब? तो 1889 से लेकर के 91 तक लंदन में किया था। ये आपको याद रखना है। 1893 में भारत में राजकोट और बम्बई में वकालत के बाद गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने हेतु दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो याद रखना, दक्षिण अफ्रीका किसके मुकदमा लड़ने गए थे, ये आपको याद रखना है। तो गुजराती व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला थे, उन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ गए थे? तो ये गए थे दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब यहाँ एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जो है केस लड़ने गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका तो कोई दूसरा देश है और एक देश का कोई वकील दूसरे देश में वकालत तो कर ही नहीं सकता है। जाके जैसे आज की बात करें हम, कोई भारत का वकील जाके अमेरिका में तो वकालत किसी न्यायालय में कर ही नहीं सकता है। तो महात्मा गांधी आखिर गए क्यों दक्षिण अफ्रीका वकालत करने के लिए? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना यह है कि दक्षिण अफ्रीका हो और चाहे भारत हो, दोनों ब्रिटिश सरकार के अधिकार में थे और दोनों पे महारानी का अधिकार था। तो दोनों पे महारानी का अधिकार था और भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों के नागरिक ब्रिटिश नागरिक कहलाते थे। इसी हैसियत से महात्मा गांधी गए थे कहाँ पर? वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये क्वेश्चन अगर आप किसी से आप पूछेंगे तो अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है। भारत में इन्होंने राजकोट और बम्बई में वकालत शुरू किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी वकालत जब करके आए थे दक्षिण अफ्रीका से, वहाँ लंदन से, तो उन्होंने भारत में वकालत की शुरुआत कहाँ से किया था? तो राजकोट और बम्बई में किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे और 1893 में गांधी गए थे और 1915 तक गांधी कहाँ पे थे? तो दक्षिण अफ्रीका में थे। ये आपको याद रखना। ये टाइम पीरियड भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी कब से कब तक वहाँ गए थे। प्रथम सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह हुआ था, अगर पूरे दुनिया की बात की जाए, दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों की मिला की बात की जाए, तो पहला था दक्षिण अफ्रीका में पंजीकरण प्रमाण पत्र को लेकर के ये हुआ था। याद रखना, पंजीकरण प्रमाण पत्र ये भारतीयों को अलग दिया जाता था और अंग्रेजों को अलग मिलता था, तो भेदभाव होता था।
1901 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे कलकत्ता में महात्मा गांधी। मैंने आपको बताया था कि 1901 में पहली बार गांधी शामिल हुए थे। ये क्वेश्चन 5 बार आ चुका है अलग अलग एग्जामों में कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कहाँ शामिल हुए थे। तो 1901 में और कलकत्ता में शामिल हुए थे। ठीक है, याद रखना किसी भी एग्जाम में मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, जिसको अच्छे से याद रखना है। 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन हुआ था। तो 1915 में पूरी तरह से 9 जनवरी को भारत आ गए थे। इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है इन्हीं की याद में कि महात्मा गांधी इसी दिन कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से पूरी तरह से भारत आए थे। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हीं गोखले के कहने पर गांधी जो है पूरे भारत का भ्रमण किया था और भारत को जानने का प्रयास किया था। तो गोखले ने कहा था कि आप जो है अपना मुंह बंद रखिएगा और अपना जो है कान और आंख खुला रखिएगा और पूरे भारत को पहले समझो और तब भारत में आप आंदोलन करना। तो याद रखना महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी पर निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था, ये भी हमें अच्छे से याद रखना। तो पहला आपका है शारीरिक परिश्रम गांधी बहुत करते थे। तो किसका प्रभाव पड़ा था? तो जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दी लॉस्ट, इसी पुस्तक से उन्होंने जो है सीखा था कि शारीरिक श्रम करना चाहिए। सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने किससे सीखा था? तो हेनरी थारो के निबंध सिविल डिस जो है ओबीडियंस से सीखा था। किसने? तो महात्मा गांधी ने। अगर आपसे पूछा जाए कि सत्याग्रह गांधी ने और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी ने कहाँ से सीखा था, तो याद रखना जो है हेनरी थारो के को निबंध था उससे सीखा था। इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा सकता है। अहिंसा की बात उन्होंने कहाँ सीखी थी? तो जैन और बौद्ध धर्म से इन्होंने अहिंसा को सीखा था। टॉलस्टॉय से उन्होंने क्या सीखा था? ईश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। तो गांधी हमेशा कहते थे ईश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। इन्होंने टॉलस्टॉय जो है से सीखा था। ठीक है, इसका प्रभाव पड़ा था गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बिरला हाउस दिल्ली में हुई थी। कितने बजे हुई थी? 5:15 पे हुई थी शाम को। अभियुक्त कौन थे जिन्होंने गोली मारी थी? तो नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे थे। तो लोग नाथूराम गोडसे को याद रखते, नाना आप्टे को याद नहीं रखते, उनको पता ही नहीं होता है। तो दोनों लोग थे गोली मारने, लेकिन गोली किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में फांसी हुई थी। किसको? नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे को फांसी कहाँ हुई थी आपसे पूछा जाएगा तो अम्बाला जेल में हुई थी। इसको भी आप अच्छे से याद रखना, अम्बाला जेल में ही उनको फांसी हुई थी। ठीक है, नेहरू ने गांधी की मृत्यु पे कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। यह क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार कि महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये नेहरू ने कहा था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने कौन सा आश्रम बनाया था? वो किस स्थान पे बनाया था और किस वर्ष बनाया था? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गांधी ने पहला जो आश्रम बनाया था, याद रखना फिनिक्स आश्रम था, वो डरबन में बनाया था दक्षिण अफ्रीका में 1904 में। इनका दूसरा आश्रम था टॉलस्टॉय आश्रम था, ये जोहान्सबर्ग बनाया था। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदान के लिए जाना जाता है, 1910 में बनाया था। साबरमती आश्रम गांधी ने बनाया था, साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद में 1915 में बनाया था। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कोचरब में अहमदाबाद में किया था 1915 में। अनाशक्ति आश्रम की स्थापना जो है याद रखना महात्मा गांधी ने कौसानी में किया था, उत्तराखंड में किया था 1929 में। और सेवाग्राम आश्रम की स्थापना वर्धा में किया था महाराष्ट्र में 1936 में। तो गांधी ने कौन कौन से आश्रम बनाए हैं इन सबको अच्छे से याद रखना। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गलत हो जाते हैं और ये अक्सर किताबों में एक साथ में कहीं मिलते नहीं हैं। इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि आपको ये सब चीज़ें एक साथ मिल जाएं। तो आप लोग जरूर जो है इसको अच्छे से पूरा देखिएगा, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब हम लोग महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियों को देखेंगे और उपाधियां किन लोगों ने दी थी और जो है क्यों दी गई थी उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले है कैसरे हिंद की उपाधि। तो कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को दी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय दी गई थी। कब दी गई थी? 1915 में दी गई थी। क्यों दी गई थी? तो 1899 में दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए नटाल, याद रखना नटाल इंडिया एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना की थी गांधी ने और वहाँ ब्रिटिश सैनिकों की मदद किया था। किसने? गांधी ने। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 में जो है कैसरे हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? महात्मा गांधी को दी गई थी। और ये उपाधि उन्होंने वापस कब किया था? असहयोग आंदोलन के समय में। भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि भी प्रथम विश्व युद्ध में दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि गांधी के कहने पर 1 लाख जो है भारतीय युवाओं ने सेना में भर्ती हुए थे, ब्रिटिश सरकार के सेना में शामिल हुए थे। इसीलिए उन्हें सेना में भर्ती करने वाला
सार्जेंट कहा गया था गांधी को। इसके अलावा गांधी जी को कूली बैरिस्टर कहा गया था। किसने? दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा था। आधुनिक युग के अजात शत्रु, आधुनिक युग का अजात शत्रु किसने कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। किसको? गांधी को कहा था आधुनिक युग का। लेकिन अगर कहा जाए भारत की राजनीति का अजात शत्रु किसे कहते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। तो आधुनिक युग का अजात शत्रु ये किसने कहा था? ये जो है राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। मलंग बाबा किसने कहा था? तो याद रखना, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है वहाँ के कबीलाइयों ने कहा था, जो है महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी। इसके अलावा जो है CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दी थी। अर्धनग्न या देशद्रोही फकीर यह उपाधि बैरिस्टर चर्चिल ने दिया था। लेकिन बैरिस्टर चर्चिल के साथ साथ यह उपाधि जो है अर्धनग्न फकीर की उपाधि फ्रैंक मॉरिस ने भी दिया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भिखारियों का राजा की उपाधि कौन दिया था? तो पंडित जो है मदन मोहन मालवीय ने दिया था। राष्ट्रपिता की उपाधि कौन दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। इसके अलावा आप एक लिस्ट को भी देख लीजिएगा। इसमें याद रखना, जो 11 नंबर की उपाधि है राजनीतिक बच्चा, वो एनी बेसेंट ने कहा था। महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा की उपाधि एनी बेसेंट ने दिया था। जादूगर किसने कहा था? तो बांग्लादेश के जो पहले वहाँ के राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान ने कर दिया था। इसके अलावा अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मैरिस ने दिया था। और देशद्रोही फकीर किसने कहा था? बैरिस्टर चर्चिल ने कहा था। हाड़ मास का पुतला किसने कहा था? तो याद रखना, एडवर्ड जो है आइंस्टीन ने दिया था। मिक्की माउस गांधी को किसने कहा था? तो इंग्लैंड के छात्रों ने कहा था। ये भी आपको याद रखना, ये भी कुछ उपाधियां हैं जो यहाँ पे छूट गई थी, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, जिससे आपको क्वेश्चन कभी गलत ना होने पाए, ठीक है। अब इन उपाधियों से जुड़े हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी को करमवीर भी कहा जाता था। कूली बैरिस्टर जो अंग्रेजों ने उपहास के रूप में दिया था। उपहास मतलब होता है उनको जो है मजाक, मतलब उनकी बेइज्जती करने के लिए। सेवाग्राम का संत भी इन्हें कहा जाता था। मलंग बाबा जो है ये क्या कहते हैं, पश्चिमी सीमा प्रांत के कबीलाइयों ने द्वारा दिया गया था, मैंने बताया। भर्ती करने वाला सार्जेंट अंग्रेजों द्वारा। कैसे हिंद मैंने बता ही दिया है। जुलू पदक और जो है बोअर पदक उपाधि भी गांधी जी को दिया गया था। इन्होंने ये उपाधि, ये पदक का वापस कर दिया था। ये पदक किया था उन्होंने वापस असहयोग आंदोलन के समय। इसके अलावा अर्धनग्न फकीर जो है या देशद्रोही फकीर जो है, तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान बैरिस्टर चर्चिल और जो है किसने दिया था? याद रखना, फ्रैंक मॉरिस ने दिया था। महात्मा की उपाधि याद रखना, चंपारण सत्याग्रह सफल होने के नेतृत्व में रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये उपाधि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं दिया था, तो राजवैद्य जीवराम कालिदास द्वारा दिया गया था। ये कुछ लोग कहते हैं, लेकिन याद रखना माना किसको जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। खुदा न खास्ता किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सके कि और किसको माना जाता है कि उपाधि देने का, महात्मा की उपाधि, तो हो सकता है ये कभी भविष्य में पूछा जाए, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। हो सकता है अगर पूछा जाए, नहीं पूछा जाएगा तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आपका है बापू। ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून का है बर्मा में, रेडियो से अपने संबोधन में सर्वप्रथम संबोधित किया था। तो रेडियो पे बोलते हुए रंगून में पहली बार जो है 1944 में 6 जुलाई को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। ये आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि इन्होंने जो है दंगा को दबाने का काम किया था अकेले जाकर के, इसीलिए जो है गांधी को इन्होंने ये उपाधि दी थी। अब गांधी की प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। एक लेखक के रूप में गांधी जी की पहली पुस्तक कौन थी? लंदन गाइड थी। याद रखना, गांधी की पहली पुस्तक अगर कोई पूछा जाए कौन सी थी, तो लंदन गाइड थी। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की दुर्दशा का चित्रण उन्होंने इंडियन फ्रेंचाइज जो है संयुक्त पुस्तक के रूप में किया था। भारतीयों की दुर्दशा से संबंधित दक्षिण अफ्रीका में, ये भी आपको याद रखना है। एक गाइड टू हेल्थ में गांधी जी ने सात्विक आहार के महत्व का निरूपण किया था। ये भी पुस्तक किसकी है? तो गांधी की है, ठीक है। 1909 में दक्षिण अफ्रीका की धरती पर हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल नामक कृति का गांधी जी ने सृजन किया था। तो हिंद स्वराज पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने लिखा था 1909 में, या इंडियन होम रूल भी इसी को कहते हैं। माई अर्ली लाइफ, जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ,
जो है माई चाइल्डहुड और इंडियन ओपिनियन गांधी जी की अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं। ये सारी पुस्तकें याद रखना, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाएगा। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू द लास्ट का गुजराती भाषा में सर्वोदय नाम से गांधी ने अनुवाद किया था। तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक बहुत चर्चा में रहती है, हमेशा पूछा जाता है, आज भी पूछा जाता है। तो सर्वोदय के नाम से उन्होंने लिखा था किस पुस्तक को? अनटू द लास्ट को। यह भी क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। स्टोरी ऑफ सत्याग्रही नामक पुस्तक में गांधी जी ने प्लेटो की, ठीक है, क्या किया था? तो प्लेटो की पुस्तक डिफेंस एंड हेल्थ ऑफ जो है सार्केर के मूल्यों को आधार बनाया था। किसने? तो गांधी ने। इसके अलावा गांधी जी ने भारतीय संतों के गीतों का एक अंग्रेजी अनुवाद जो है सॉन्ग्स फ्रॉम दी जो है प्रिजन नाम से प्रस्तुत किया था। इसके अलावा गांधी जी द्वारा समय समय पर अनेक पत्र और पत्रिकाओं का संपादन किया गया। 1893 में दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन, 1919 में गुजरात के जो इंदुलाल याग्निक के सहयोग से नवजीवन नामक जो है मासिक पत्रिका गुजराती और हिंदी भाषा में निकाली गई थी। तो याद रखना गांधी जी ने कौन कौन सी पत्रिका निकाली थी, कहाँ से निकाली थी, सब याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 1919 में अंग्रेजी भाषा में गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। कब? 1919 में। और 1933 में हिंदी साप्ताहिक हरिजन और हरिजन सेवक और हरिजन बंधु आदि का संपादन किया था। तो महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका, हरिजन सेवक पत्रिका और हरिजन बंधु पत्रिका का प्रकाशन किया था। और दलितों को पहली बार हरिजन से शब्द से संबोधित गांधी ने ही किया था, उन्हें हरिजन नाम दिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और महात्मा गांधी की कार्य पद्धति और रणनीति को समझ लेते हैं। तो संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति थी किसकी? ये गांधी की पहली रणनीति थी। इसमें क्या था कि गांधी जी के अनुसार जनता के दमन सहन करने की शक्ति सीमित होती है, जिस कारण कोई भी आंदोलन निरंतर नहीं चलना चाहिए, बल्कि विराम लेकर के रचनात्मक कार्यों से जन भागीदारी बढ़ाने के बाद पुनः आंदोलन करना चाहिए। इसको गांधी ने कहा था, इसको कहते हैं संघर्ष विराम संघर्ष, क्योंकि जनता जो है बहुत जल्दी अपना मनोबल गिरा देती है। तो कोई भी आंदोलन शुरू करो, लेकिन कुछ समय के बाद उसको रोक दो और फिर चालू करो, उसको कहते हैं संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति कहते हैं। ये गांधी की रणनीति थी। गांधी जी का दूसरी रणनीति क्या थी? दबाव समझौता दबाव की रणनीति। पहले दबाव बनाओ सरकार के ऊपर, अंग्रेज सरकार के ऊपर, फिर समझौता करो और फिर दबाव बनाओ। गांधी जी ने संघर्ष के साथ साथ समझौते पर भी बल दिया। गांधी जी ने प्रारंभिक दबाव के उपरांत अंग्रेजों से समझौता कर शेष रह गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पुनः अंग्रेजों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। जन आंदोलनों को वापस लेना और फिर शुरू करना गांधी जी की इसी रणनीति का एक पहलू था। ये गांधी जी के दबाव का एक काम था। इसके अलावा नियंत्रित जन आंदोलन पर जो है बल उन्होंने क्या दिया? जो है सत्याग्रह और अहिंसा के द्वारा नियंत्रित जन आंदोलन पर बल दिया। उद्देश्य क्या था? विस्तृत जन भागीदारी और आंदोलन को हिंसक होने से बचाना, ताकि ब्रिटिश सरकार आंदोलन का जो है हिंसक दमन ना कर सके। इसलिए हिंसा जो है गांधी जी बचते थे कि अगर हिंसा से काम करोगे तो ब्रिटिश सरकार हिंसा के द्वारा इसको क्या करेगी? आंदोलन को दबा दिया जाएगा। अन्य काम क्या थे गांधी जी के? तो कताई, बुनाई, खादी, चरखा जैसे रचनात्मक साधनों का प्रयोग, जनता की केंद्रीय भूमिका पर बल देना, अत्यधिक सामान्य जीवन शैली जैसे आसन और जो है मातृभाषा में लोगों से संवाद और अति सामान्य वेशभूषा का पालन करना, बिल्कुल साधारण वेशभूषा का अपनाते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्गों यथा किसान, मजदूर आदि को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना, यह गांधी जी की कार्य पद्धति थी। इस तरह गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की जो है सुसुप्ता अवस्था को समाप्त करके आंदोलन को एक निश्चित दिशा, उद्देश्य और नेतृत्व सफल बनाया। यह गांधी जी का महत्वपूर्ण काम था। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका का प्रवास हुआ था। तो अगर पूछा जाए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे कब? तो 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए थे। मुख्य समस्या क्या थी वहां पर? प्रजातीय व रंग आधारित भेदभाव था। गांधी जी को जो है मैरिसबर्ग नामक स्टेशन पर जो है रेल के प्रथम श्रेणी डिब्बे से धक्का दे करके उतार दिया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी को किस रेलवे स्टेशन से उतारा गया था? जो है क्या कहते हैं,
मैरिसबर्ग नामक इस रेलवे स्टेशन था, वहां से दक्षिण अफ्रीका से उतार दिया गया था, क्योंकि वो प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे, मतलब फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे हुए थे। और फर्स्ट क्लास डिब्बे में भारतीयों को काला समझा जाता था, उन्हें बैठने का अधिकार वहां पर नहीं था। तो गांधी जी को जब यहाँ जो है भेदभाव उनके साथ हुआ, तब गांधी ने निर्णय लिया कि हम जो है इस भेदभाव को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के मुख्य कार्य क्या क्या हुए थे, तो 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। क्वेश्चन 6 से 7 बार आ चुका है कि नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब की थी, तो 1894 दक्षिण अफ्रीका में किया था। अखबार निकला था उस समय इंडियन ओपिनियन, और इंडियन ओपिनियन कितनी भाषाओं में आता था, तो 4 भाषाओं में आता था। क्वेश्चन कम से कम 2 बार पूछा गया है, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल। तमिल लोग भूल जाते हैं, लेकिन याद रखना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तमिल, क्योंकि तमिल के लोग बहुत सारे वहाँ दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने के लिए जाते थे। तो गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल में इंडियन ओपिनियन छपता था। इसको अच्छे से रट लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा 1904 में डरबन एक शहर है, वहाँ पे डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, और गांधी जी का प्रथम आश्रम यही था, डरबन में बनाया गया था। फरवरी 2000 में पुनः यह खोला गया है, याद रखना 2000 में, ये याद रखना, बाद में फिर खोल दिया गया इस आश्रम को वहाँ पे वहाँ की सरकार से बात करके। 1906 में पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के विरोध में सत्याग्रह किया था किसने, गांधी ने। तो पंजीकरण प्रमाण पत्र ऐसा था कि जो भारतीयों को अपने पास रखना पड़ता था, बिना उसको रखे हुए कहीं आ जा भारतीय नहीं सकते थे। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, 1908 में जेल गए। 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। तो 1909 में हिंद स्वराज लिखा था, जब लंदन से दक्षिण अफ्रीका गांधी जी जा रहे थे। ठीक है, इसके अलावा अगला है 1910 में सत्याग्रह में शामिल व्यक्तियों की सहायता हेतु जर्मन शिल्पकार कालेन जो है बाख की सहायता से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी गांधी ने। कब, तो 1910 में। जर्मन उनके शिल्पकार थे, ये इनके सहयोगी थे जो गांधी जी की मदद कर रहे थे, और इन्हीं के सहयोग से इन्होंने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। परिणाम क्या हुआ, 1914 तक भारतीयों से भेदभाव करने वाले अधिकतर कानूनों को जो है समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 9 जनवरी 1915 को 21 वर्ष के बाद, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, गांधी कितना वर्ष वहां थे। 21 वर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी हुई, किसकी, गांधी की हुई। इसका महत्व क्या नजर आया, तो गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण अफ्रीका में किए गए सत्याग्रह से गांधी जी को अनेक समुदायों, धर्मों और वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को प्राप्त हुए इसी समर्थन में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधार का काम किया, क्योंकि भारत में काम करने के लिए उन्हें क्या मिल गया, तो एक आधार मिल गया, किसको, गांधी को मिल गया। ठीक है, इसके अलावा जो है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को एक विशेष राजनीतिक शैली, नेतृत्वकारी क्षमता और संघर्ष, नवीन पद्धतियों को विकसित करने का अवसर मिल गया। तो गांधी को जो है दक्षिण अफ्रीका में सारा अवसर मिल गया, किसको, गांधी को मिल गया। इसके अलावा इसी प्रकार गांधी को अपनी रणनीति, कार्य पद्धति और संघर्ष के तरीकों की कमजोरियों और मजबूरियों को जो है जानने का उचित अवसर प्राप्त हुआ, जिससे भारत इन रणनीतियों और कार्य प्रणालियों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सका, जिसकी प्रयोगशाला दक्षिण अफ्रीका में सिद्ध हुई। तो दक्षिण अफ्रीका प्रयोगशाला थी, उसका परिणाम करना था भारत में हुआ। तो गांधी जी भारत में सफल इसीलिए हो गए क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सारे संघर्ष को किया था, और वहाँ उतार चढ़ाव सब कुछ देखा था, वहाँ पे अंग्रेजों के संघर्ष को देखा था, अंग्रेजों के अत्याचार को देखा था, तो वही चीज को वो अच्छे से भली भांति जानते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी का भारत आगमन और आरंभिक आंदोलन, कौन कौन सा महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, इसको हमें देखना है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ था। तो 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन किसका हुआ था, गांधी का। और गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना था, किसने, गांधी ने माना था। ठीक है, इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया था गांधी ने। उनको लगा कि हमें अंग्रेज स्वराज दे देंगे, इसीलिए अंग्रेजों का समर्थन किया था। कारण क्या हुआ, अंग्रेज युद्ध के बाद भारत को स्वराज प्रदान करेंगे, ये गांधी को लग गया था कि स्वराज जो है युद्ध के बाद भारतीयों को मिलेगा, और जब नहीं मिला तब गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, क्योंकि उन्होंने सेना में भर्ती करने के लिए भारतीयों को जो है प्रोत्साहित किया, युवाओं को। इंग्लैंड में गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दी। 1 वर्ष तक वह जो है भारत का भ्रमण किया, और अहिंसक प्रतिरोध सत्याग्रह की नीति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया, किसने, गांधी ने। आगे बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी का श्रमिक
विवाद था 1918 में, इसको हम कहते हैं, हम अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन क्यों हुआ था? तो अहमदाबाद के मिल मालिकों द्वारा श्रमिकों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद की स्थिति हुई थी। तो प्लेग बोनस क्या है? तो याद रखना, पश्चिमी भारत में प्लेग बीमारी फैलती थी चूहों से प्रत्येक वर्ष, तो वहाँ लॉकडाउन लगा दिया जाता था और सारे जो है जितने भी मिलें होती थी कपड़ों की वो सब बंद कर दी जाती थी। तो होता क्या था कि श्रमिक अपने घर में बैठे होते थे तो वो बेरोजगार हो जाते थे। तो कंपनी के मालिक जो होते थे वो प्लेग बोनस देते थे, कम पैसे दे करके प्लेग बोनस दिया जाता था, ठीक है, कि वो जो है बेरोजगार ना रहने पाए और उनके सामने आर्थिक संकट ना आने पाए। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने प्लेग बोनस देने से मना कर दिया था, इसीलिए जो है अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने आंदोलन किया और गांधी को बुला लिया। कारण क्या था? तो मिल मालिक 20% बोनस देना चाहते थे, जबकि गांधी 35% चाहते थे, जिसे बाद में स्वीकार कर लिया गया। तो मजदूरों की मांग थी 35% दिया जाए। ब्रिटिश जो, याद रखना, जो मिल मालिक थे वो चाहते थे कि हम उन्हें 20% दें, ठीक है। मालिकों द्वारा मजदूरों को दिए जाने वाले प्लेग बोनस को समाप्त करना, प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई का होना, ये भी कारण था। शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से कामबंदी और भूख हड़ताल गांधी ने करवाया। मुख्य सहयोगी कौन थे? मिल मालिक अंबालाल साराभाई जो है, विरोधी की बेटी जो है अनुसुईया बेन। तो याद रखना, मिल मालिक कौन थे? अंबालाल जो है साराभाई, ये गांधी के विरोध में थे और इन्हीं के विरोध में इनकी बेटी जो है गांधी के समर्थन में बैठ गई, अनुसुईया बेन, कि हम जो है गांधी का समर्थन करेंगे। गांधी जी का यह प्रथम सफल आमरण अनशन था। तो गांधी ने पहली बार आमरण अनशन सफल जो हुआ था वो अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन में हुआ था। अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना इसी समय किसने किया था? गांधी ने किया था 1918 में। यह क्वेश्चन कम से कम 5 बार आ चुका है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? गांधी ने। और कब किया था? तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोलेट एक्ट की। रोलेट एक्ट क्यों लाया गया था और रोलेट एक्ट का पूरा नाम क्या है, इसको याद रखना। द अनॉरिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, ये किसका नाम है? रोलेट एक्ट का पूरा नाम है, इसको भी आप अच्छे से याद रखना। तो रोलेट एक्ट क्यों लाया गया था? लिखा है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बढ़ने वाली भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए। आपसे एक शब्द पूछा जाएगा कि रोलेट एक्ट 1919 में क्यों लाया गया, तो आपको बताना है कि भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी उनको रोकने के लिए रोलेट एक्ट लाया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उसमें भारत के वायसराय थे, द्वारा 10 दिसंबर 1917 को न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में देशद्रोह समिति का गठन किया गया था और इसी समिति के कहने पर जो है कानून बनाया गया था, जिसका नाम क्या पड़ गया था? रोलेट एक्ट पड़ गया था। तो भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ही ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। मुख्य सिफारिश क्या थी इसमें? तो अप्रैल 1918 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी और अराजकतावादी कानून बनना चाहिए, जिससे जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को रोका जा सके। 18 मार्च 1919 में भारतीयों के तीव्र विरोध के बाद भी क्रांतिकारी और अराजकतावादी अधिनियम पारित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा बिना मुकदमा के भारतीयों को जेल में बंद रखना जो है कितना? अधिकतम 3 महीने तक बंद रखा जा सकता था। साक्ष्य विधि के अंतर्गत अमान्य साक्ष्यों को कोर्ट द्वारा मान्यता दी गई। कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती थी। बिना वारंट के तलाशी और गिरफ्तारी इसमें हो सकती थी। इसीलिए इसे कौन सा कानून कहा गया था? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहकर इसका तीव्र विरोध किया था भारतीयों ने। और भारतीयों ने इस कानून को काला कानून की भी संज्ञा दी थी, क्योंकि इसमें आप जो है कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हैं और आपके जो है बिना वारंट की आपकी तलाशी और आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है केवल शक के आधार पर। इसीलिए इस कानून को क्या नाम दिया गया? तो बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। जिन्ना मदन मोहन मालवीय और जो है मजरूल हक ने जो है केंद्रीय व्यवस्थापिका से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना करके 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी अहिंसक हड़ताल को शुरू किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी रोलेट एक्ट के खिलाफ कौन सा सभा स्थापित किए थे? तो सत्याग्रह सभा स्थापित किया था गांधी ने, कहा 1919 में, और पूरे देश में जो है हड़ताल का आयोजन किया था। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी ने क्यों किया था, इस बात को याद रखना, रोलेट एक्ट के विरोध के लिए, ठीक है। अब हम लोग रोलेट एक्ट से संबंधित कुछ कथन को देख लेते हैं। ये कथन भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो चिंतामणि नामक जो है आंदोलनकारी ने क्या कहा था कि रोलेट एक्ट से देश भर में विरोध की भावना भड़क उठी थी, जिसका विरोध प्रत्येक
गैर सरकारी भारतीय निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों ने किया था, किंतु सरकार अपनी बात पर अड़ी रही और इस विधेयक को पारित कराने में सरकार ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। ठीक है, नेहरू ने क्या कहा था कि रोलेट अधिनियमों से परे देश में रोष की लहर दौड़ गई है और सभी भारतीयों ने इसका विरोध किया था। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे पहला धक्का रोलेट जो है अधिनियम से लगा, जो जनता की स्वतंत्रता छीनने के उद्देश्य से बनाया गया था। मुझे मेरी अंतरात्मा से प्रेरणा मिली कि इसके विरुद्ध तीव्र आंदोलन करना चाहिए, तो गांधी ने आंदोलन किया था और गांधी को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को यह जो है घटना हुई थी। इसको हमें अच्छे से देखना है, समझना है। यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा क्यों हुए थे और जलियांवाला बाग है कहाँ पर? तो जलियांवाला बाग अमृतसर में है और जलियांवाला बाग जो है एक तरह से जो है लोगों के उपयोग करने के लिए बनाया गया था। तो वो चारों तरफ से बिल्डिंग से घिरा हुआ था और आने जाने का केवल एक ही मार्ग था और इसके बीच में एक कुआं था। तो आने जाने का एक ही मार्ग था और यहाँ लोग इकट्ठा होते थे, कोई भी न कोई सभा करते रहते थे। घटना कब हुई? तो लिखा है 13 अप्रैल 1919, उस दिन बैसाखी का दिन था। को रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित शांतिपूर्ण सभा पर पंजाब के तत्कालीन जनरल जो है रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर गोलीबारी से 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर ने दिया था। ये बात याद रखना, माइकल ओ डायर ने दिया था। लेकिन गोली चलाया था किसने वहाँ पर सभा स्थल पे? तो जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने। तो दोनों का नाम डायर है, ये बात याद रखना। आदेश इसने दिया था, गोली इसने चलाया था। इस दोनों को आप अच्छे से याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और माइकल ओ डायर को जिम्मेदार माना गया था और उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या की थी। कहाँ पे जाकर के? लंदन में की थी, 1940 में की थी। आगे लिखा है कारण। रोलेट एक्ट का जो है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसका कारण क्या था? पहला कारण क्या था? सरकार द्वारा रोलेट एक्ट को पारित करना, इससे पूरे देश में गुस्सा था। दूसरा, गांधी जी के पंजाब आगमन को रोकने हेतु उन्हें पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया। तो पलवल में गिरफ्तार किया गया, इससे भी पूरे भारत में आक्रोश था। लेकिन लोग इकट्ठा क्यों हुए जलियांवाला बाग में? तो पंजाब के दो नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और जो है सैफुद्दीन किचलू की बिना वारंट गिरफ्तारी हो गई थी। तीनों लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में क्या हुए थे? इकट्ठा हुए थे। और पंजाब में मार्शल लॉ लागू करना था। ये भी एक कारण था कि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, तो कोई भी जनसभा नहीं कर सकता था, कहीं नहीं जा सकता था। लेकिन ये जनसभा की गई, इसीलिए गोली चला दिया गया। आलोचना क्या हुई? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो यह बात याद रखना कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस किया, लेकिन गांधी ने अपनी उपाधि यहाँ वापस नहीं किया था। गांधी ने अपनी सारी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस किए थे। जलियांवाला बाग में गांधी ने कोई उपाधि वापस नहीं की थी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी लोग बता देते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत रहिएगा। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। CF एंड्रूज दीनबंधु जानबूझकर की गई क्रूर हत्या बताया था और मॉन्टेग्यू ने इसे निवारक हत्या बताया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने 2013 में ब्रिटिश इतिहास की शर्मनाक घटना कहा था। तो 2013 में प्रधानमंत्री कौन थे? कैमरून थे। उन्होंने बाद में क्षमा मांगी थी कि जलियांवाला बाग शर्मनाक घटना थी, हमारे लिए थी, और उन्होंने जाकर के 2013 में क्षमा मांगी थी। इस बात को याद रखना, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 2 समिति बनाई गई थी। एक समिति का नाम था हंटर समिति। हंटर समिति बनाई गई थी और ये जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई थी। और एक कांग्रेस ने समिति बनाई थी, उस समिति का नाम था मालवीय समिति। मालवीय समिति मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, इसमें गांधी भी शामिल थे। इस समिति में दोनों ने 2 समितियां बनाई गई थी। आपसे अगर पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी, तो 2 समिति बनाई गई थी। एक W हंटर की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने बनाया था और एक कांग्रेस ने बनाया था मालवीय कमेटी। तो हंटर कमेटी ने कहा था कि जो है माइकल ओ डायर की गलती है, लेकिन उसे नौकरी से निकालने का केवल
जो है सिफारिश किया था, बाकी उसको सजा नहीं दी गई और ब्रिटिश संसद ने उसे भारतीय शेर कहा था। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि दी थी किसको? माइकल ओडायर को। जबकि जो है मालवीय कमेटी में जो कांग्रेस ने बनाया था उसमें यह कहा गया था कि माइकल ओडायर दोषी है और उसे सजा दी जाए, लेकिन उसे सजा नहीं दी गई थी। तो याद रखना, 2 कमेटी बनाई गई है, एक हंटर कमेटी, एक मालवीय कमेटी, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। आगे की वीडियो में हम लोग खिलाफत आंदोलन और जो है असहयोग आंदोलन की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के आपको वीडियो लगातार मिलते रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।